मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पर बात करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। चलिए देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसे गुणोत्तर श्रेणी। देखिए क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है। हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था कि समांतर श्रेणी में जो आपके पास था, समांतर श्रेणी के बारे में हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में एक कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा था। यानी एक फर्स्ट कोई टर्म ली थी, उसमें कोई वैल्यू फिक्स ले ली थी, वो हमने जोड़ दिया तो सेकंड टर्म मिली, सेकंड टर्म में वही फिक्स वैल्यू फिर हमने जोड़ दी तो थर्ड टर्म मिली, थर्ड टर्म में फिर हमने वही फिक्स वैल्यू जोड़ दी तो फोर्थ टर्म मिली। इस तरह से मिल रही थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। वहां जोड़ या घटाना हो रहा था, है ना। यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट वैल्यू का, और नई टर्म मिलती चली जाएगी। या तो डिवाइड होगा या फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट वैल्यू का। तो इस तरह से यदि से हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये भी हमारे पास कोई सीरीज होगी और इसकी जो ईच टर्म होगी वो सेम मल्टीपल होगी। यदि आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ए सीरीज इन विच ईच टर्म, a series in which each term, हमने बताया कि कोई सीरीज होती है और इसकी जो प्रत्येक टर्म होती है वो क्या होती है, इज सेम मल्टीपल, इज सेम मल्टीपल, सेम मल्टीपल, सेम मल्टीपल हो रही है। अब किसका सेम मल्टीपल हो रही है, हमने बताया किसी कांस्टेंट नंबर का या तो मल्टीपल होगी या क्या होगी, है ना, या डिवाइड भी हम कह सकते हैं। या डिवाइड करेंगे तो वो भी किसी रेसिप्रोकल नंबर का भी हम कह सकते हैं। जैसे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में तो 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल मल्टीपल ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेम मल्टीपल ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, चलिए टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसे हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलिए अभी दिखाते हैं यहाँ पर और एग्जाम्पल के लिए लेकर के भी दिखाते हैं। और यदि इसे हम लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं इसमें, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि कोई सीरीज होगी, इसमें जो सक्सेसिव टर्म का रेशियो जो लिया जाता है, यानी लगातार दो टर्म का रेशियो ले लिया जाए तो वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सक्सेसिव टर्म का रेशियो, चाहे जो टर्म ले उठा लें दो सक्सेसिव लगातार, तो वहां पर आपका क्या होगा, उनका जो रेशियो आएगा, जैसे पहली दूसरी का रेशियो लिया वही दूसरी तीसरी का रेशियो लें, तीसरी चौथी का लें, तो जितने भी ये रेशियो आएंगे सब इक्वल आएंगे, यानी कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, एक सीरीज होगी ये ए सीरीज, एक आपके पास सीरीज है ना, और इन विच यहां पर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं। द रेशियो, यहाँ रेशियो की बात करते हैं यानी अनुपात की बात करते हैं, ऑफ सक्सेसिव, यानी सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार क्रमागत, है ना, यानी एक के बाद एक आने वाली सक्सेसिव टर्म्स। और कैसा होता है ये, इन विच द रेशियो, जो सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसे ही हम जो बोलते हैं सीरीज को, इसी सीरीज को क्या कहा जाता है, इज नोन एज, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल सीरीज।
इज नोन एज ज्योमेट्रिकल सीरीज, इसे हम ज्योमेट्रिकल सीरीज बोलते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सीरीज में। अब यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ले लिया कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे 1 4 16 ऐसे आपने ले लिया 1 4 16 एंड सो ऑन, ये ले लिया। सेकंड में अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से 1 का डिवाइड आपने 4 में किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 का डिवाइड आपने 16 में किया तो ये क्या हो जाएगा, 60, ये 4 हो जाएगा। 4 का डिवाइड 16 में करेंगे, 16 के आगे आने वाली टर्म, या हम ये कह सकते हैं पहली टर्म आपकी 1 थी, 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म 64 हो जाएगी। इसी तरह से और भी आपकी होती चली जाएंगी, या ये भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो रेशियो की बात कर रहे थे, इस रेशियो को कॉमन रेशियो बोला जाता है, ये और ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल सीरीज बोला जाता है। एंड जो रेशियो है इसे भी ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो है इज नोन एज, इसे जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, इसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉमन रेशियो बोला जाता है इसे। ये कॉमन रेशियो बोला जाता है। कॉमन रेशियो को जो हिंदी में बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ये कॉमन रेशियो को जो हिंदी में बोलते हैं ये बोलते हैं हम सर्वानुपात, ये सर्वानुपात बोल दिया जाता है, सर्वानुपात, या कुछ लोग इसे ये सार्वनुपात भी बोल देते हैं, सार्वनुपात ये भी बोल देते हैं, और भी कुछ यहाँ पर सार्वानुपात भी लिख दिया जाता है। तो फिलहाल में जो भी होगा है ना, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम और एक लेना चाहें तो हमने ये ले लिया 9 और 9 6 ले लिया, 4 ले लिया, यानी 9 में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, किसका, 9 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें 6 मिला, 2/3 का मल्टीप्लाई किया हमने, 9 में 2/3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलेगा, 6 में 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 मिलेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से और भी मिल सकते हैं। तो यहाँ ऊपर कॉमन रेशियो को R से डिनोट करेंगे हम रेशियो को, ऊपर तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, कॉमन रेशियो सॉरी 2/3, कॉमन रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो चलिए 2/3 से आप मल्टीप्लाई करते चले जा रहे थे, ये आपको मिलता चला जा रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप 9 का 6 में डिवाइड कर दीजिए तो भी 2/3 आएगा, 6 का 4 में डिवाइड कर दीजिए 2/3 आएगा, 4 का 8/3 में डिवाइड कर दीजिए फिर भी 2/3 आपको मिलेगा। ये आपका क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो या सार्वनुपात भी इसे बोला जाता है हिंदी में। चलिए यदि इसे ही हम जनरलाइज करना चाहें, यदि जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं इसे इन जनरल फॉर्म। यदि जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म का मतलब सार्वजनिक रूप से लिखना चाहें तो पहली टर्म हमने मान ली ए है, इस ए में हमने मल्टीप्लाई किया आर का तो ए आर मिल जाएगा, फिर हमने आर का ए आर में आर का मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर में इसमें करें तो ए आर क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जनरल फॉर्म में यदि हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, वो nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो रही है, यहाँ से एकदम फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी की बात कर रहे हैं, तो जीपी की फर्स्ट टर्म ये ए हो रहा है, और ए को यदि लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए आर की पावर 1 - 1, क्योंकि आर की पावर 0 को ये ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी टर्म है आपके पास ये सेकंड टर्म है, यदि यहाँ पर हम सेकंड टर्म ऑफ जीपी लिखना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए आर है, और यदि इसे लिखना चाहें तो ए आर टू दी पावर 2 - 1, देखिए फर्स्ट टर्म थी, इसे T1 से डिनोट आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए आर की पावर ये 1 - 1, सेकंड टर्म आपने ली, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे आप चाहें तो T1 से डिनोट कर सकते हैं, सेकंड टर्म को आप T2 से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड टर्म भी आप ले सकते हैं, ये थर्ड टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू ये हो जाएगा, इसे यदि डिनोट करेंगे तो ए आर स्क्वायर, इसे लिखेंगे तो ए आर टू दी पावर 3 - 1, इसे आप T3 से डिनोट कर सकते हैं, एंड सो ऑन।
अब यहाँ पर हम लोग एंड सो ऑन की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन, यानी एंड सो ऑन जो भी यहाँ पर आएगा ये हम Tn की बात कर रहे हैं, यानी nth टर्म ऑफ Gp की बात कर रहे हैं। तो nth टर्म ऑफ Gp, nth टर्म ऑफ Gp, Gp की nth टर्म की बात कर रहे हैं, इसे हमने Tn से डिनोट कर दिया। तो Tn इक्वल टू फर्स्ट टर्म था तो देखिए ए आर की पावर 1 माइनस 1, सेकेंड में ए आर की पावर 2 माइनस 1, थर्ड में ए आर की पावर 3 माइनस 1, ऐसे ही एन में करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन माइनस 1, एनथ टर्म इस तरह से आपकी ये मिल जाती है। आइए देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। और ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में है 18th टर्म ऑफ सीरीज 1 4 16 एंड सो ऑन। इसकी 18th टर्म की बात कर रहे हैं तो ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। अब 18th टर्म की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, T18 इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा ए की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 का डिवाइड 4 में किया 4 हो गया, 4 का डिवाइड 16 में 4 आ रहा है, ऐसे ही 4 आएगा, यानी कॉमन रेशियो 4 है तो ये 4 की पावर हो जाएगा 18 माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 4 की पावर 17 और ऑप्शन आपके पास सही हो गया। वो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो गया। आइए इस सेकंड एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या, ये nth टर्म की बात की जा रही है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू ए की जगह पर तो 9 है इंटू आर की जगह पर कितना हो जाएगा, 9 का डिवाइड 6 में किया, 6 का डिवाइड 4 में करेंगे 2/3 आएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और कितना हो जाएगा n माइनस 1। इस तरह से करेंगे तो यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा और ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 3 का आपके पास स्क्वायर हो गया इंटू, अब यहाँ पर लेंगे तो ये 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 होगा। अब इसे आप और लेते जाइएगा, ऊपर ले लीजिएगा चाहे नीचे ले लीजिएगा, कहीं पर भी इसको ले लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा 3 की ये 2 की पावर तो n माइनस 1 हो ही गया आपके पास, 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर n माइनस 1 और इंटू 3 की पावर हो जाएगा 3 माइनस n। यानी इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिएगा, आगे अब ये सम की बात कर रहा है तो पहले हम लोग सम देख लेते हैं कि सम क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म्स के सम की बात करेंगे। और यहाँ से कुछ अंदर की चीजें होंगी, जरा उनको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से r लेस देन होगा या r ग्रेटर देन होगा, कब कौन सी वैल्यू हम करेंगे, क्या निकालेंगे, उसके विद रीजन बताएंगे हम, और उसी तरह से फिर आपको चीज ध्यान रखनी है। आइए तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे कि ये सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स के सम की हम बात करते हैं, यानी n टर्म्स इनके सम की बात करते हैं ऑफ ए जीपी, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सम की हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, जीपी ले लेंगे। जीपी में कितने टर्म्स लेंगे, n टर्म्स ले लीजिए, है ना। जीपी हमने ले ली। जीपी में चलिए हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और ये हमने दिखा दिया, पहली टर्म इसकी a है, फिर ए आर होगी, ए आर स्क्वायर होगी, एंड सो ऑन। nth टर्म आपने निकाला तो ए आर की पावर n माइनस 1 ये निकाला था, ये ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एस एन करना चाह रहे हैं, तो एस एन इक्वल टू, यानी इनका सम लेना चाह रहे हैं, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास टर्म हमारे पास एक ए है, दूसरी टर्म की बात करें तो प्लस हमने ये ए आर ले ली, तीसरी टर्म यदि लेते हैं तो ये ए आर स्क्वायर ले ली, और प्लस एन सो ऑन। और भी हम टर्म की आगे बात करते हैं तो nth टर्म है ये है ए आर की पावर n माइनस 1। अब देखिएगा हमने एपी में क्या किया था, इसको अपोजिट करके लिख लिया था। यदि हम इसे अपोजिट करके लिख लेते हैं तो ए तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन आर की पावर n माइनस 1 आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा तो आर की पावर n माइनस 2
और प्लस आर करके आएगा। तो इससे कोई एक फिक्स सीक्वेंस हमें या कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा करना बेकार है। फिर हम क्या करें, यदि इस एस एन में हम आर का मल्टीप्लाई कर दें, पूरे ही इसमें आर का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिएगा यहाँ आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर यानी ये टर्म मिल जाएगी, फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिलने लगेगी, यहां पर करेंगे तो ए आर की पावर एन के फॉर्म में मिलने लगेगा, यानी ये ठीक है, ये हम कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपने आर का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा आपके पास, देखिए साइन ध्यान में आया जा रहा है तो साइन लिख के आइए, ये हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एस एन हो जाएगा इक्वल टू, अब ए का आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए आर को हमने ए आर के नीचे लिख दिया प्लस ए आर स्क्वायर, पहले टर्म में मल्टीप्लाई किया ये मिला, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई किया ये मिला, थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आर क्यूब मिलेगा प्लस एन सो ऑन प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के आएगा तो ए आर की पावर एन माइनस वन और प्लस इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ए आर की पावर एन माइनस टू टर्म ले लिया था, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर एन मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम इसे एक दूसरे से घटा देंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, केवल क्या बचेगा, इधर ए बचेगा और ए आर की पावर एन माइनस वन बचेगा। आर भी आपको मालूम है, एन भी मालूम है और ए भी मालूम है, आराम से एस एन आपको पता चल जाएगा, यानी सम आपको पता चल जाएगा आराम से। चलिए, अब लेकिन यहां पर हम लेते हैं कि आर की वैल्यू वन से छोटी भी हो सकती है, बड़े भी हो सकती है, सबट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हम बड़े में से छोटे को घटाएं, बड़े में से छोटे को घटाएं। यदि आर हमारा वन से बड़ा है, यदि आर हमारा वन से बड़ा होगा तो आर एस एन निश्चित रूप से एस एन से बड़ा हो जाएगा, तो फिर नीचे वाले में से हमें ऊपर वाला घटाना पड़ेगा, है ना। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इनके सब्ट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। और यदि आर छोटा है तो एस एन में से हमें ये नीचे वाला घटाना होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू किसी में भी, जैसे 5 में हम 0.8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजे 40, 4 मिलेगा, यानी 5 से छोटा मिलेगा, है ना। वही चीज यहां पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यदि आर हमारा 1 से छोटा है तब हम क्या लेंगे, आर 1 से बड़ा है तब क्या लेंगे, दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने कहा, यहां पर फॉर आर इज लेस, ये आर इज ग्रेटर देन 1 ले लिया हमने, यदि आर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यहां से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन, ये फर्स्ट हमने ले ली, यहां पर ये हमने क्या ले ली, सेकंड ले ली, फॉर इसके लिए लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आर 1 से बड़ा है तो फिर नीचे से नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए हमने क्या किया, 2 में से हम 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आर माइनस 1 हो जाएगा, ये एस एन हो गया और इक्वल टू, अब देखिए इसे घटाएंगे तो इसमें से ये कैंसिल होगा, इसमें से ये कैंसिल और ये ए आर टू दी पावर एन और माइनस हो जाएगा आपके पास ए, ये हो गया, ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये एस एन इक्वल टू ए आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस 1 और अपॉन हो जाएगा आर माइनस 1, और ये कब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये तब आ रहा है जब आपकी आर की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अब कहने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, काट दिया जाए तब भी हो जाएगा, लेकिन एक चूंकि पॉजिटिव लेने की एक थिंकिंग होती है, उसके चलते हुए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। चलिए, यदि यहाँ से अब हम लोग इसे छोटा भी ले लेते हैं कि यदि हमारा छोटा होगा तब क्या होगा, चलिए इफ या फॉर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये हमने ले लिया कि फॉर आर इज लेस देन 1, यदि आर इससे छोटा होगा तो एस एन से निश्चित रूप से जो एस एन है ये बड़ा होगा आर एस एन से, ये बड़ा होगा, इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस आर और ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू, और ये हो जाएगा a माइनस ए आर टू दी पावर n। अब यहाँ से एस एन इक्वल टू निकालेंगे तो a यहाँ से कॉमन होगा, 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन हो जाएगा 1 माइनस आर, ये एस एन आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये हमने बताया है कि जब r आपका 1 से कैसा होगा, r इज लेस देन 1 होगा, तब ये कंडीशन आपकी होगी, r इज लेस देन 1 होगा तब ये कंडीशन आपकी होगी। यदि आपसे कहा जाए कि r की वैल्यू 1 होगी तब क्या करेंगे,
यदि यहीं पर हम कहते हैं कि फॉर आर इक्वल टू वन, यदि आर इक्वल टू वन हो जाएगा तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन सो ऑन। ये कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा। एन टाइम्स होगा तो इस केस में जो एस एन की वैल्यू है वो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगी। एस एन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन ए हो जाएगी। और ये तब होगी जब आर की वैल्यू वन होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अब ऐसे ही यदि हम यहाँ पर इन्फानाइट की बात करते हैं, इन्फानाइट की बात करते हैं कि यानी एस इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट टर्म्स हैं, ये तो हमारी एन टर्म्स थी, एन टर्म्स थी। यदि हम इन्फानाइट टर्म्स की बात करें तो इन्फानाइट टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस इन्फानाइट इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या होगा, जो एन है वो इन्फानाइट की ओर टेंड करेगा। एन कहाँ टेंड करेगा, इन्फानाइट की ओर टेंड करेगा। तो यहाँ लिमिट लगने लगेगी, और जब लिमिट लग के आती है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट इनसे निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये आता है ए अपॉन वन माइनस आर। चूंकि जो ये वैल्यू है वन माइनस आर की पावर एन या आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये जो वैल्यू होती है ये किसकी ओर टेंड करने लगती हैं, वन की ओर टेंड करने लगती हैं, ये वन की ओर टेंड करने लगती हैं, इसीलिए ये यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर और लिखना चाहें तो आप ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये आपने लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जो यहाँ पर मोड ऑफ आर की बात करेंगे तो ये आपका वन से छोटा होगा, और यदि आप इसे लिखना चाहें, ये वन से छोटा होगा, और यदि आप इसे लिखना चाहें तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि माइनस वन से आर बड़ा होगा और वन से कैसा होगा, छोटा होगा। ये भी साथ में आप लिख सकते हैं, ये होगा। और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो की बात होती है वो कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो की बात होती है वो R इक्वल टू ये हो जाएगा टी एन अपॉन टी एन माइनस वन। कॉमन रेशियो जो होगा ये होगा टी एन अपॉन टी एन माइनस वन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि S इनफाइनाइट है और ये हमने क्या लिया है, R की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में जीरो से वन के बीच में होनी चाहिए, वन से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर यदि एस इनफाइनाइट आर की वैल्यू वन या वन से बड़ी है तो एस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और किसके लिए, फॉर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन अभी तक इस पर पूछा नहीं गया है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा न जा सके, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। आइए देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास सम ऑफ द 18th टर्म्स, यानी हमारे पास 18 पद हैं। टर्म का मतलब क्या होता है, पद। और ये जीपी आपको दे दी गई है, इनके सम की बात की जा रही है, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन में अब आप देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है, ये वन का डिवाइड हम करेंगे फोर, फोर का डिवाइड करेंगे फोर, फोर आपका क्या हो रहा है, जो आर की वैल्यू आ रही है वो फोर आ रही है, वन से बड़ी है, तो सीधी सी बात आपका क्या हो जाएगा, एस 18 इक्वल टू ए की वैल्यू वन है, और फोर की पावर हो जाएगी आपकी कितनी, एन माइनस वन, एन 18 है, और ये हो गया माइनस वन, और अपॉन होता है आर माइनस वन यानी फोर माइनस वन। इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगी फोर की पावर, ये हो जाएगा फोर की पावर 18, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस वन अपॉन यहाँ से बचेगा थ्री। इस तरह से देखेंगे ये आपके पास जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। चलिए इस पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 to 1। आर की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू यदि आप बात करेंगे तो 2/4 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 1/2/1 भी लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू आपकी 1/2 ही आएगी, चाहे जो आर की वैल्यू करें, यानी इससे 4 से डिवाइड करें 2 में फिर भी 1/2, 2 का डिवाइड करेंगे 1 में, सब ये इक्वल होना चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो सब इक्वल आ रहे हैं, जो इक्वल आता है वही आपका कॉमन रेशियो होता है, तो ये कॉमन रेशियो आपने ये ले लिया। अब हम एस इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो एस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास होता है ए,
और ए में क्या है आपके पास 4 है, अपॉन होता है 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से देखेंगे यहाँ 1/2 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी। इस तरह से जो ऑप्शन आपके पास आंसर सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही आंसर होगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इस पर, द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, इन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन पर बात कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप अक्षर गलती कर जाएंगे, इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे 1 अपॉन आप यहाँ से कर देंगे, है ना, ये आपका हो जाएगा ये 1y, ये 1y, ये 2 आएगा तो 2 अपॉन आप यहाँ से कर देंगे 1, और ये आप ये 1 और माइनस आर, यानी ये 1/2 उसके फॉर्म में आप करेंगे, ये 2 नेगेटिव बचेगा, यहाँ पर ये ओवरऑल आप कर देंगे -1 पर ले जाके टिक लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू क्या है 2 है, 2 है, ये 1 से कैसा है बड़ा है, और इनफाइनाइट सीरीज के लिए 1 से बड़ा होता है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए आर 1 से बड़ा होता है। तो मैंने कुछ आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए मैंने बताया था कि एस इनफाइनाइट ये हो रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, आर की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है तो एस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट पर जाइएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, 2 नंबर दे दिए जाएं, 2 नंबर दे दिए जाएं और इसके ज्योमेट्रिक मीन की हम लोग बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं और हम वो किसके बीच का ले रहे हैं, ए एंड बी के बीच का ले रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन यानी इसे बोला जाता है गुणोत्तर माध्य, ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। जैसे वहां पर आप बोलते थे अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते थे, समांतर माध्य, ऐसे ही इसका मतलब समांतर माध्य में आपने क्या पढ़ा था, ए और बी के बीच में कोई ऐसा नंबर आ जाए कि इन तीनों को किस में कर दे, एपी में कर दे। इसी तरह से जब हम गुणोत्तर माध्य की बात करते हैं या ज्योमेट्रिकल मीन की बात करते हैं तो ए और बी के बीच में कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो ए और वो नंबर और बी इन तीनों को जीपी में जो है बना दे, जीपी बना दे या जीपी में एडजस्ट कर दे। तो इस तरह से यहां पर देखिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ए और बी 2 नंबर आपने लिए, इनके बीच में आपने क्या लिया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये ज्योमेट्रिकल आपने मीन लिया, ज्योमेट्रिकल मीन। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर इन ये किस में हो जाएगा, जीपी में बना देना चाहिए, इस तरह का नंबर ले लिया आपने जी। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जी अपॉन ए ये बराबर होना चाहिए बी अपॉन जी के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और जी इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट में ये आपके पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा वो अंडर रूट में आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एन ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करेंगे, यानी नंबर हमारे पास ए और बी वही हैं, अब इनके बीच में स्मॉल एन नंबर ऑफ जो ज्योमेट्रिकल मीन्स हैं वो हमने स्मॉल एन ले लेना है। तो आइए यहां पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे स्मॉल एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब कॉन्सेप्ट पर वही आएंगे हम लोग, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर आपने ले लिए, एक नंबर ए है आपके पास में, दूसरा नंबर बी है। अब इसके बीच में स्मॉल एन ज्योमेट्रिकल मीन्स हैं, तो लगा दीजिए, पहला ज्योमेट्रिकल मीन हमने G1 से डिनोट किया, दूसरा G2 से डिनोट किया, एंड सो ऑन लास्ट वाला हमने Gn से डिनोट कर दिया। ये अब ये सभी टर्म्स होंगे वो किस में होंगे, आर इन जीपी में होने चाहिए,
ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, तो जीपी में लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि T1 की बात करें, यहाँ से T1 की बात करें तो ये हमारे पास A है, T1 की बात करें तो A है, और ऐसे T2 की बात करेंगे तो T2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास G1 होगा, और B की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा होगा, Tn+2 इक्वल टू B होगा। क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा n टर्म्स तो हमारे पास ये G1 से लेके Gn तक हो गए, अब दो टर्म और हैं, एक A है दूसरा B है, इनके बीच में n टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म n+2 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है n+2वीं टर्म है वो कौन सी है, B है, वो आपने यहाँ पर क्या कर ली, नोट कर ली। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यदि जो Tn+2 इसकी हम वैल्यू लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A r⁴ n+2 - 1 हो जाएगा इक्वल टू B, और यहाँ से यदि हम लेते हैं तो r की पावर ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू ये हो जाएगा B/A। इस तरह से यदि r इक्वल टू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा B/A⁴, और ये हो जाएगा आपके पास 1/n+1। ये r की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो आपको पता चल गया। इसी कॉमन रेशियो से अब आप G1 निकाल सकते हैं, जो G1 है यही आपके पास क्या है, T2 है। T2 होगा तो इसे आप AR से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू AR की जगह पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा B/A, और ये होगा 1/n+1 पावर में हो गया। इसी तरह से यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, G2 ले सकते हैं। G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T3 है, ये AR² होगा, A हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, B/A, यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही थी तो 2 ये हो जाएगा, ये पावर n प्लस ये 2/n+1 ये पावर हो जाएगी। इसी तरह से nth पावर में आएंगे हम लोग, यदि यहाँ से Gn देखा जाए तो ये आपका होगा Tn+1 होगा, और इक्वल टू इसे आप लिखते हैं तो AR⁴ लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A, और B/A इसकी पावर ये हो जाएगा n/n+1, n/n+1 ये वैल्यू आपकी हो जाती है। इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल मीन्स आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जितने भी आपको ज्योमेट्रिकल मीन्स निकालने होंगे, ये n आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से n होता है, नीचे एक बढ़ा करके होता है, A होता है, B/A होता है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर एकदम फिट आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने ये ले लिया 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 4 and 9 इज, ज्योमेट्रिकल मीन यानी एक मीन की बात कर रहा है इनके बीच में। तो अब हम क्या जानते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि G इक्वल टू होता है वो अंडर रूट में A भी होता है, तो आप लगा दीजिए, ज्योमेट्रिकल मीन आएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 36 हो जाएगा, और G इक्वल टू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब वैसे डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं कि 4 × 36 यानी 3, ये 4 × 9 या 36, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, आप सीधा कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब चूंकि मुझे समझाना है, आप लोगों को समझाना है, उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लिखना भी पड़ रहा है, नहीं तो इसमें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे हम लोग फिर और बात करते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास कितने ज्योमेट्रिकल मीन हो रहे हैं, 3 ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर रहा है। यहाँ पर आपसे जो बात कर रहा है 3 ज्योमेट्रिकल मीन्स की बात कर रहा है, यानी G1 G2 G3, G1 G2 G3 की बात कर रहा है। तो यहाँ से आराम से अब आप निकाल सकते हैं, n की जगह पर आपका क्या है, G1 आप निकालेंगे तो n की जगह पर आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो ये आपका क्या था, a तो आपके पास 4 हो गया, फिर 9/4 था, ये ले लिया। G1 में 1 ले रहे थे तो ये हो जाएगा 1/1+1 यानी ये 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 × और ये अंडर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, और इस तरह से होगा ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहला नंबर आपका जो हो रहा है वो जी 6 हो गया आपके पास। चलिए 6 लिख दिया, ये पहला नंबर आपने ले लिया, ये 6 लिख दिया, फॉर ये हो गया, और यहाँ से ये आपने लिख दिया। और नहीं हो तो आप और वैल्यू लगा लीजिए, यहाँ पर G1 n की वैल्यू जो आपकी हो रही है, गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर चूंकि टर्म आपकी n+2 टर्म ली थी आपने, n+2 टर्म ली थी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे,
यदि हम यहाँ से जी एन ले रहे थे तो एन प्लस ये ले रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर जी वन ले रहे थे तो एन प्लस यहाँ पर जो आ रहा था आपका एन प्लस टू आ रहा था, तो टोटल 3 ले रहे हैं हम, टोटल 3 ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू तो हमें 3 दी जा रही है। एन की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। देखिए यहाँ पर छोटी सी भूल पर आपका ये गलत हो सकता था, हैं। एन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अब आपको ये क्लियर हो गया, चूंकि 3 आप वो ले रहे हैं तो एन की वैल्यू आपको मिल रही है 3 मिल रही है। तो पहला क्या होता है, ये पहले के लिए आपका 1/1 प्लस ये n+1 होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से आप बात करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 होगा, और इसकी जब हम इसकी 1/4 करेंगे तो यहाँ पर 3/2 करेंगे तो इसकी पावर 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा, 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा। और यदि इसे लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4√3/2। अगले पर हम लोग बात करेंगे G2 पर बात करेंगे, तो G2 = 4 हो जाएगा, यहाँ से होगा 9/4 होगा, और इसकी पावर यहाँ पर क्या हो जाती है 2/4 हो जाएगी, यानी 1/2 होगी तो 6 हो जाएगी। अगले G3 पर बात करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका, और ये होगा 9/4, और ये हो जाएगा पावर 3/4। 3/4 की पावर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसे लेना चाहें तो आप और ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये आपके पास 1/2 ये आपकी हो जाएगी, है ना। ये 1/4 यहाँ पर हो रहा था, 2/4 है, यहाँ पर 3/4 हो रहा है। तो यदि इसे लेना चाहें तो पावर को अलग भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया 4 ले लिया, और यहाँ पर आपने ये 1/2 + 1/4 आप इसे कर सकते हैं, तो 9/4 आपके पास ये हो ही रहा है, इसकी आपने 1/2 कर देंगे, और 9/4 की पावर 1/4 भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू हो रही है यानी 4, इसकी वैल्यू निकाली थी, ये 6 निकाली थी आपने, तो 6 हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे 1/4 है, तो ये हो जाएगा 3/2। और ऑप्शन जो आपके पास सही हो जाएगा, आप देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये 4th ऑप्शन आपका सही आंसर हो रहा है। इस तरह से 4th ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो प्रोडक्ट पर बात करते हैं, जो एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इनके प्रोडक्ट पर बात करते हैं, और कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि यानी हमारे पास 2 नंबर हैं या 2 क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी ए है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये बी है। इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो ये हमने G1 ले लिया, G2 ले लिया, एंड सो ऑन, और ये हमने ले लिया यहाँ पर Gn ले लिया। R in GP ये हमारे किस में होने चाहिए, GP में होने चाहिए, तभी ये ज्योमेट्रिकल मीन होंगे, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन नहीं होंगे। अब यहाँ से R की वैल्यू भी हमने निकाली थी, जो R की वैल्यू है वो क्या आपकी आ रही थी, B/A, और ये आ रही थी 1/n+1 पावर में, 1/n+1 ये पावर में आ रही थी। तो प्रोडक्ट की अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn, इनके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये होगा आपके पास G1 G2 G3 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा Gn। अब चलिए यहाँ पर लगा दीजिएगा, G1 आपका क्या निकल के आया था, G2 क्या निकल के आया था। G1 है आपके पास वो AR है, G2 है वो आपके पास AR² है, और ये एन सो ऑन आप और आगे लगाते जाइए, और चाहे तो और लगा लीजिए एक और, ये AR³ हो जाएगा, एन सो ऑन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में n तक जाएंगे तो ये आपका क्या बचेगा, AR⁴n, AR⁴ क्या हो जाएगा, n बचेगा, ये n टर्म है। अब यहाँ पर देखेंगे तो a का जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने a की पावर तो n कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा ये r की पावर 1 + 2 + 3, इस तरह से ले सकते हैं,
1 + 2 + 3 + n शो n तक ले सकते हैं। अब 1 से लेकर के n तक यदि नेचुरल नंबर का सम होता है तो ये होता है n +1/2। तो वही वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर a की पावर n और r की पावर हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा आपके पास y2। अब यहाँ से आप r की वैल्यू लगा दीजिए। r की वैल्यू थी आपके पास, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a की पावर n, r की जगह पर आप ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास b/a। n+1 नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा n+1 और y2 और ये हो जाएगा n+1। n+1 से ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू यहाँ से देखेंगे b की पावर n/2 इंटू और a की पावर होगी ये -n/2 होगी। इस तरह से यहाँ से और आप देखना चाहें तो ये हो जाएगा a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में a भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा चलिए मैं इसे ऊपर करके लिख दे रहा हूँ जिससे कि नीचे तक और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी लिखने में। और देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास हो रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा है फिर, जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है ये बन रहा है यहाँ से a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2। इस तरह से यदि इसे लिखना चाहें तो हम लोग ये ले सकते हैं कि a b अंडर रूट में ले लिया और इसकी होल पावर हमने क्या ले ली, n ले ली। ये हमारा पास क्या है, g है, और g की होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। g की होल पावर आपकी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इस तरह से यदि इसे लिखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल मीन, यही आपका क्या होगा, यही हो रहा है आपका ज्योमेट्रिकल मीन, और ये होगा बिटवीन a एंड b, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। यही आपका क्या था, a और b के बीच ज्योमेट्रिकल मीन था, है ना। यही आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन ए बी ये हो जाएगा आपके पास। चलिए यहाँ पर अब हम लोग लेंगे, इसकी पावर और लगा दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीन ले रहे हैं, इसकी पावर और यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये n लगा दीजिएगा लिख करके। अब देखिएगा यहाँ पर हम और आगे बात करेंगे, वो किस पर बात करेंगे, कुछ नोट पर बात कर लेते हैं। कुछ नोट पर बात कर लेते हैं कि यानी कोई भी जीपी है उसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो भी जो न्यू सीरीज हमको मिलती है वो जीपी में ही होगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना। मान लीजिए पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। नोट में आप लोग इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। नोट में हमने आपसे कहा है कि इफ़ लिखिएगा, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी यानी जो जीपी की प्रत्येक टर्म है इज मल्टीप्लाइड, या तो इसे मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर इसे क्या किया जाता है, डिवाइड भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई सेम कांस्टेंट या सेम क्वांटिटी, वाई यहाँ पर लिखेंगे सेम, और वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी। तब हमने आपसे कहा है कि नॉन जीरो क्वांटिटी से यदि इसे डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्टिंग सीरीज होती है वो भी क्या होती है, जीपी होती है। तो लिख देंगे देन रिजल्टिंग सीरीज इज जीपी। जो रिजल्टिंग सीरीज होती है वो भी आपकी क्या होती है, जीपी होती है, ये ध्यान रखना है। नंबर सेकंड में अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आपको प्रोडक्ट दिया गया हो, यानी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, यानी आपको इवन नंबर और ऑड नंबर, प्रोडक्ट गिवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि प्रोडक्ट आपका दिया जा रहा हो तो यहाँ पर चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट गिवन, यानी प्रोडक्ट जब आपको दिया जा रहा हो तो इसमें आपका क्या होगा, ये ध्यान रखना है। एक तो इसमें ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए आप क्या मानेंगे,
ऑड नंबर के लिए मानेंगे तो बीच में से शुरुआत करेंगे। वो कौन सा शुरुआत करेंगे? बीच में क्या होता है? सीधा ए होता है। ए के इधर चलेंगे तो कॉमन रेशियो आर लेंगे तो ये ए आर हो जाएगा। अब कॉमन रेशियो देखिएगा, पहला एक लेना है तो ये होगा, ये 3 लेना है तो एक इधर बढ़ाया तो एक इधर बढ़ाएंगे और इधर बढ़ेगा वो बढ़ेगा ए अपॉन आर। अब देखिएगा कॉमन रेशियो आर ही आ रहा है सभी में। अब मान लीजिए 5 लेने हैं तो 3 तो ये है, एक इधर बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। और भी बढ़ाने 7 करने हैं, 9 करने हैं, जितने करने हैं इसी प्रोसेस के साथ में आप आराम से कर सकते हैं यदि ऑड नंबर में दिया गया है तो। यदि इवन नंबर के लिए दे दिया है तब मान लीजिए इवन नंबर में दे दिया है, जैसे 4 दे दिया, 6 दे दिया, यहाँ पर आपको क्या दिया था? 1 3 5 7 9 ऐसे दिया जा रहा है। अब सम संख्याओं में दिया जा रहा है तो क्या 2 4 6 इस तरह से 8। तो इसमें बीच वाले लेते हैं। बीच वाले कौन कौन से लेंगे हम? बीच वाले देखिए, अब इसमें से ये हटा दीजिए, ये ले लीजिए। एक तो आपके पास ए अपॉन आर और ए आर ये ले लीजिए, दो बीच के ये टर्म हो गए। अब इधर और इधर घटाएंगे, यहां से देखेंगे तो आर स्क्वायर इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। इधर लेंगे तो आर स्क्वायर का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। इधर आप आएंगे तो ये ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से एंड सो ऑन इधर चलते जाएंगे और इधर भी चलते जाएंगे। 4 टर्म ये हो जाएंगी। 6 की बात करेंगे तो फिर एक आर टू दी पावर 5 इधर आएगा, ए अपॉन आर टू दी पावर 5 और लेंगे। इसी क्रम में आप आराम से ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, यदि ये आपको दिया जाता है प्रोडक्ट तो। अब सपोज कर लीजिएगा यदि प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है, प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है तो फिर आप वही लिखिएगा, कौन सा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, वही लिखिएगा। ठीक है, यदि नहीं दिया जाता है तो यही लिखना है आपको। अब यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया प्रोडक्ट नॉट गिवन, ये प्रोडक्ट गिवन था और यहाँ पर इसी नंबर में हमने ले लिया प्रोडक्ट नॉट गिवन। यदि प्रोडक्ट जब आपको नहीं दिया जा रहा है तब फिर चाहे जो दे दिया जाए, यदि आपको जैसे ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, 3 हो गया तो ये लिख देंगे। 4 पूछेगा या 4 कहेगा तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये लेंगे। यदि 5 की बात करेगा तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और ए आर टू दी पावर 4 ये लेंगे। और भी एंड सो ऑन इसी तरह से आप लेते चले जाएंगे। अगले नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास 2 जीपी सीरीज दे दी हैं, 2 जीपी हैं और उसकी यदि करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगी उनका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करते चले जाएं, है ना, या डिवाइड करते हुए चले जाएं, तो रिजल्टिंग किस जो है प्रोग्रेशन में होगी, वो जीपी होगी या नहीं होगी, इस पर हम लोग बात नोट करना चाह रहे हैं। चलिए नंबर 3 यहां पर हमने कहा कि आपके पास एक सीरीज है, आपके पास यहां पर ले लिया इफ a1 a2 एंड सो ऑन, और ये आपने ले लिया an एंड ये आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ले ली है। दूसरी, बल्कि an न करिए, ऐसे ही लिख दीजिए, हटाइए, an करने की कोई ज़रूरत नहीं तो ये nth टर्म ही हो जाएंगी यहाँ, हटाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनफाइनाइट टर्म भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। एंड दूसरा आपने ले लिया v1 v2 एंड सो ऑन। ये आपके ये पास क्या है? ये 2 आपके पास जीपी सीरीज हैं, तो यहां पर आपने ले लिया b2 जीपी। ये आपने जो ले लिया 2 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ले ली, ये एक a1 a2 एंड सो ऑन ये ले ली, एक b1 b2 b3 ये ले लिया। अब इनके कॉमन रेशियो और ले लीजिए। तो चलिए पहले का ले लिया हमने ऑफ कॉमन रेशियोज, पहले का R1 ले लेते हैं, दूसरे का R2 ले लेते हैं। ऑफ कॉमन रेशियो R1 एंड R2, एक का R1 ले लिया पहले वाले का, ये R2 ले लिया रेस्पेक्टिवली। अब हमने आपसे कहा था कि यदि रेस्पेक्टिवली, हमने आपसे कहा था कि इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी किस में आती है? जीपी में ही निकलेगा। तो वही यहाँ पर आपको लिखना है, देन a1 b1 a2 b2 इस तरह से। देन ये आपके पास a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन ये। एंड दूसरी हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड में ले रहे हैं। एंड दूसरा हमने डिवाइड में ले लिया, ये ले लिया a1 अपॉन b1 a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2
comma and so on will also form GP। ये क्या करते हैं, GP ही फॉर्म करते हैं, या जो नई ये सीरीज आती है ये भी GP में ही होती है। और इसका जो कॉमन रेशियो होते हैं वो पहले के लिए R1 R2 होगा, हुज कॉमन रेशियो। चलिए कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो पहले के लिए जो कॉमन रेशियो होगा वो कौन सा होगा, R1 R2। भाई मल्टीप्लाई वाले में दोनों के इनका मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है और डिवाइड वाले में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड R1 R2 रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिएगा अगला नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे, नंबर 4th नंबर पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो हम लेंगे ये किस में लेंगे, लॉग में लेंगे। यानी हमारे पास इफ हमने ये ले लिया कि हमारे पास A1 A2 एंड सो ऑन, ये R इन GP ये हमने GP में ले लिए, या GP में ले लिए, यदि इनका लॉग ले लिया जाए तो लॉग में हम जानते हैं कि लॉग में जब लेते हैं तो प्लस होने लगता है, इसका मतलब ये AP में रिजल्ट देना चाहिए फिर GP। और ये GP होगी तो किसकी होगी, पॉजिटिव टर्म्स की होगी, क्योंकि नेगेटिव का लॉग लिया नहीं जा सकता, यानी इन्फानाइट की ओर माइनस इन्फानाइट की ओर टेंड करता है, तो ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। चलिए हमने ये भी लिख दिया यहाँ पर, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की हमने ये GP दिखा दी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देन, तब हम किसके बारे में लिखेंगे, लॉग के बारे में लिखेंगे। तो देन तब हमने यहाँ पर लिखा, और ये हमने कहा कि log A1 कॉमा log A2 कॉमा log A3 कॉमा एंड सो ऑन R इन AP। ये ध्यान रखिएगा ये AP में होता है और इसका कन्वर्ज भी ट्रू होता है, यानी ये नीचे log A1 log A2 log A3 एंड सो ऑन R इन AP। यदि AP में देन तब A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये भी आपके क्या होंगे, AP में ही, वो सॉरी GP में होंगे। तो लिख दीजिएगा एंड कन्वर्जली, यानी इसका अपोजिट भी आपका क्या होता है, सही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग GP की। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग GP की बात करेंगे। आइए देखिए इंक्रीजिंग GP और डिक्रीजिंग GP क्या होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इंक्रीजिंग GP एंड डिक्रीजिंग GP की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ यदि आपके पास A यानी फर्स्ट टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, और R आपका 1 से कैसा है, एंड, और R है ये 1 से आपका कैसा है, ग्रेटर देन है, तब जो ये GP होती है ये कौन सी होती है, ये इंक्रीजिंग GP बोली जाती है, क्योंकि ये बढ़ती है, अलग का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तब यहाँ से जो GP होगी ये कौन सी होगी, इंक्रीजिंग GP होगी, ये इंक्रीजिंग GP होगी। इसी तरह से यदि यही है और इसके बाद में यदि R यहाँ पर कैसा छोटा हो रहा है तो ये डिक्रीजिंग GP होगी, R 1 से छोटा है तो ये जो GP होगी वो कौन सी होगी, ये डिक्रीजिंग GP होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि R हमने फर्स्ट टर्म है वो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। इफ जो A है हमारे पास ये A नेगेटिव है, एंड, और R की बात कर रहे हैं, ये R आपके पास क्या है, R इज ग्रेटर देन 1 है, R इज ग्रेटर देन 1 है, तब ध्यान दीजिएगा जो GP होगी वो कैसी होगी, डिक्रीजिंग GP होगी, ये जो आपकी होगी वो डिक्रीजिंग GP होगी, है ना। अभी हम एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस दिखा देंगे। ये आपने ले लिया और ये होगी आपके पास इंक्रीजिंग GP होगी, इंक्रीजिंग GP होगी। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, A की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, इसका मतलब चलिए हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। A की वैल्यू पॉजिटिव की बात हो रही है, 1 ले लिया हमने, चलिए पॉजिटिव वैल्यू है 1 ले लिया, और R की वैल्यू जो ले ली वो आपने क्या ले ली, 2 ले ली, R की वैल्यू ले ली 2 ले ली। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से GP बनेगी, वो GP क्या होगी देखिएगा, GP बनेगी तो क्या होगी, GP अब आप यहाँ से देखेंगे
तो जीपी जो हमारे पास होगी वो पहला ए होता है तो ये 1 हो जाएगा, दूसरा ए आर तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तीसरा ए आर स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, ए आर क्यूब होगा 8 होगा, एंड सो ऑन इस तरह से जाएगा। तो देखिएगा ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग जीपी, टर्म इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कौन सी हो गई आपके पास, इंक्रीजिंग जीपी हो गई है, ये आपके पास हो गई वो इंक्रीजिंग जीपी हो गई। अब यहीं पर एकदम 1 से छोटा मान लें, आर को 1 से छोटा मान लें। चलिए ए की वैल्यू तो यही है और आर की वैल्यू जो आपने ले ली वो क्या ले ली, आर की वैल्यू आपने सपोज कर लीजिएगा 1/2 ले ली, दिस इम्प्लाइज। तो यहाँ से जो जीपी निकलेगी वो क्या निकलेगी 1, फिर हो जाएगा ये 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन इस तरह से। देखिए घटता जा रहा है, 1 है, 1 के बाद छोटा हो रहा और छोटा और छोटा और छोटा। तो जो टर्म है अब ये छोटी होती जा रही है, इसीलिए इसको बोला जाएगा क्या, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। ये आपके पास होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग जीपी होगा। अब इसी तरह से चलिए यहाँ पर ए हमने नेगेटिव ले लिया, अब ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, -1 ले लिया। चलिए और आर की वैल्यू हमने वही 2 ले ली, तो दिस इम्प्लाइज जीपी की बात हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहला टर्म हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, दूसरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 होगा, -4 होगा, -4 होगा, -8 होगा एंड सो ऑन। हम जानते हैं -1 से -2 छोटा है, -2 से -4 छोटा है, -8 छोटा है, ये छोटा टर्म होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो मिल रही है ये हमको क्या मिल रही है, ये डिक्रीजिंग जीपी मिल रही है, ये डिक्रीजिंग जीपी मिल रही है। अब यदि आपसे यहाँ कहा जाए कि ए की वैल्यू तो आपके पास -1 ही है और आर की वैल्यू आपके पास 1/2 है, यानी छोटी ले ली, इस पर अब हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ से जब करेंगे तो जीपी यहाँ से कितना हो जाएगा, पहला टर्म तो -1 होगा, दूसरा टर्म आपका कितना हो जाएगा, -1/2 होगा, -1/4 होगा, -1/8 होगा एंड सो ऑन। -1 से -1/2 बड़ा होता है, -1/2 से -1/4 बड़ा होता है। तो इस तरह से जो ये हो जाएगी हमारे पास, ये क्या होगी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग जीपी होगी, ये हमारे पास होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग जीपी होगी। इस तरह से ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जीपी पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पर, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पर, यानी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ले ली जाएगी, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ले ली जाएगी, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और प्लस कर दिया जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई के बाद में प्लस कर दिया जाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये बात करेंगे एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। मैंने बताया कि इसमें एक आपके पास एपी होगी और एक जीपी होगी, तब इन दोनों को मिला के लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर लेना चाहें तो एक हमारे पास एपी है और एपी में हमने ले लिया 1, ये हमने ले लिया 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और एक हमारे पास जीपी है और जीपी में हमने जो ले लिया वो ले लिया हमने, ये ले लिया चलिए 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये ले लिया। अब इन दोनों से हम मिला करके लिखना चाहें, है ना, एरिथमेटिको, यहाँ पर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ये लिखना चाहेंगे यहाँ से एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 का करस्पॉन्डिंग 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई x से प्लस 3x प्लस अगला थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज हो जाएगी। इसे लिखना चाहें तो लिखिए, हेडिंग इसकी जो वो है इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ए सीरीज यानी क्या होती है, ए के सीरीज होती है, ए सीरीज इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट, इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो रहा है of the corresponding terms of AP and GP, corresponding terms of AP and GP is known as arithmetico geometric series, is known as arithmetico geometric series, ये arithmetico geometric series कहलाती है।
तो फॉर एग्जाम्पल आपने लेना चाहे तो ये फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया है ना, इसके लिए एग्जाम्पल ये ले लिया आपने। अब इसे जनरली लिखना चाहें तो यदि इसे हम जनरली डिनोटेड करना चाहें तो चलिए इसे हम जनरली डिनोटेड भी कर देते हैं। या जनरली डिनोटेड करेंगे तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, ये पहला टर्म यदि हम लेना चाहें तो ये एक ए हमने लिया था, दूसरे में हमारा 1 है, ये 1 से शुरू होगा, ये ए से शुरू होगा, ठीक है 1 से शुरू होगा। तो यहाँ पर चलिए ए पी यदि हम लेना चाहें तो ए पी को हमने क्या ले लिया, यहाँ से आप ले लीजिए ए पी को आप लेना चाहें तो ए प्लस डी ऐसे चलता है, ये ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरह से चलता है एंड सो ऑन। और जीपी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम चाहे तो आर के टर्म में ले लें चाहे एक्स के टर्म में ले लें, तो ये पहला 1 ले लिया, आर ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, ऐसे ले लिया। अब जनरली डिनोटेड की बात कर रहे हैं, ये एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और प्लस ये हो जाएगा ए प्लस डी कॉमा आर। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लस के फॉर्म में ही दे, वैसे भी दे सकता है, प्लस फिर आपका होगा ये ए प्लस 2d और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। ये आपके पास होगी वो क्या होगी, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होगी ये। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग और भी आगे बात करते हैं, इसके जो टर्म्स यदि हम लोग ले लेते हैं, इन टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे। एन टर्म्स इसकी लेते हैं और एन टर्म्स के लिए इस पर हम लोग बात करते हैं, एन टर्म्स लेंगे इसकी और एन टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हम लोग लेंगे यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ये एन टर्म्स हमने ले ली, ऑफ एन एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी इसकी एन टर्म का आपको क्या करना है, एन टर्म का क्या करना है, सम करना है। थोड़ा सा इसमें मैं हिंट कर रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू करेंगे, तो एस इक्वल टू आपके पास वही होगा यहाँ पर, एक ये आपके पास ए प्लस डी इंटू आर और प्लस ये होगा आपके पास ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस एन शोन, ये जाएगा। और एनथ टर्म जब आप लिखेंगे तो एनथ टर्म में आपके पास क्या होगा, ये होगा प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो इसकी टर्म हो गई, और उसकी टर्म होगी वो होगी आर टू दी पावर एन, आर टू दी पावर वो एन माइनस 1 होगी, पहला 1 होता है ना, तो एन माइनस 1 आएगा यहाँ पर, ये हो गया। क्योंकि n यहाँ देखिए 2 है, पावर 2 आ रही है, यहाँ 1 है 1 आ रही है, यहाँ पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 पावर में जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, r का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, r का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, sn कर दीजिए, यहाँ sn ये करेंगे। अब r का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाएगा यहाँ से ar हो जाएगा, और यहाँ से प्लस ये हो जाएगा आपके पास a प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एन सो ऑन। और हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये आएगा a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, और ये हो जाएगा r की पावर n। अब यहाँ से देखिएगा वही जोड़ना और घटाने की तरह से रहेगा, तो यहाँ से कांस्टेंट कुछ मिलेगा आपको, यदि मिलता है तो आप बहुत अच्छे। अब यहाँ से सबट्रैक्टिंग कर दीजिए, घटा दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा sn कॉमन हो जाएगा, sn कॉमन हो जाएगा, ये 1 माइनस आर आप कर देंगे। अब यहाँ से आपके पास ये a हो रहा है, अब यहाँ से देखिएगा ए आर यहाँ होगा, ए आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसमें से ये भी आपका क्या होगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2dr स्क्वायर, यहाँ dr स्क्वायर तो dr स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, तो प्लस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस यदि आप लिखना चाहें तो चलिए मैंने लिख दिया dr हो गया, प्लस आपका क्या होगा dr स्क्वायर होगा प्लस एन शोन। इस तरह से ये आपको चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, प्लस dr की पावर n माइनस 1 तक चला जाएगा, ये आपके पास जाएगा। और कुछ लास्ट में बचेगा,
ये एक नेगेटिव टर्म ये और बचेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व होगा, ये माइनस ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, और ये होगा r की पावर n। यहाँ से देखिएगा डी आर आप बाहर कर दीजिए तो हमको जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी मिल जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी मिल जाएगी। और यदि से आप नोट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर a वैसा का वैसा ही है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से पहला पद आपके पास डी आर है, और लास्ट वाला जो पद हो रहा है वो n माइनस वन, यानी ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आर की पावर n माइनस वन। देख लीजिएगा कितने टर्म हो रहे हैं, n माइनस वन, वन n माइनस टू हो रहे होंगे, n माइनस टू टर्म हो रहे हैं। वन पर आपका ये 1 पावर 2 पावर नहीं, n माइनस वन ही है, n माइनस वन ही पावर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप n माइनस वन ही कर लीजिए, ये n माइनस वन हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा, ये 1 माइनस आर हो जाएगा, ये हो रहा माइनस a और प्लस n माइनस वन इंटू डी, और r टू दी पावर हो जाएगा n, r टू दी पावर आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से यदि एस एन निकालना चाहें तो एस एन आप आराम से निकाल सकते हैं, एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये होगा डी आर और 1 माइनस आर की पावर n माइनस वन, और अपॉन 1 माइनस आर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा r टू दी पावर n अपॉन हो जाएगा 1 माइनस आर। ये हो गया, यानी ये एस एन जो आपने निकाला वो एस एन ये निकल के आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर n टेंड टू इन्फाइनाइट कर दिया जाए, n टेंड टू इन्फाइनाइट कर दिया जाए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं कि इफ n टेंड टू इन्फाइनाइट एंड, और जो हमारे पास r हो रहा है जो मोड ऑफ r कर दिया है इसकी वैल्यू 1 से छोटी कर दी जाए, देन तब हम ये जानते हैं कि जो लिमिट होती है हमारे पास, ये लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट r टू दी पावर n, ये जीरो की ओर टेंड करती है, ये जीरो की ओर टेंड करती है। जब लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे लिमिट में। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में यदि s इन्फाइनाइट आप करेंगे तो s इन्फाइनाइट इक्वल टू देखिएगा यहाँ से r की पावर n ये भी जीरो देगा, उधर ये भी जीरो, r की पावर n वाला भी जीरो देने लगेगा, तो यहाँ से जो बचेगा ये आपके पास क्या बचेगा, a अपॉन वन माइनस आर बचेगा, वन माइनस आर बचेगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास डी आर अपॉन और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बचेगा। और फर्स्ट टर्म इसमें क्या होगी, जीपी की जो होगी वो कौन सी होगी, 1 होगी, फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू 1, ये 1 होगी तब। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम और ले रहे हैं कि यदि ये 1 न होकर के यदि आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एस इनफाइनाइट इक्वल टू, यदि बी है तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 1 माइनस आर, और प्लस ये होगा बी डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये आपका होगा, ये कब होगा, जब फर्स्ट टर्म आपकी जीपी की बी होगी तब, फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू बी होगी तब आपका ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता, आपको विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। और नेचुरल नंबर्स के कुछ हमें क्या लेना है, रिजल्ट्स लेने हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये यूज होंगे आपके उसमें। नेचुरल नंबर्स का वो लेना है हमको। यहाँ पर जैसे यदि आपके पास समेशन n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका 1 + 2 + 3 + n सो ऑन,
और ये आप चले जाएंगे n तक। इसका जो मतलब होता है ये n+1/2 इसके बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर यदि आपको समेशन n स्क्वायर लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन सो ऑन, ये हो जाएगा n स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, n+1 n+1, और ये होती है 2n+1 और अपॉन कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। इसी तरह से n³ के लिए भी हम लोग बात करते हैं, इसी तरह से n³ के लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो n³ का मतलब आपका क्या होता है, ये होगा 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस एन सो ऑन, और ये होता है n³। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये n+1 और y2 का ये क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ये होल स्क्वायर हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से समेशन n आप लिख दें और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं, समेशन n का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरह से यदि सिग्मा आपके पास a लिखा है तो इसका मतलब a+a+ एन सोन, ये कितने बार होगा, n टाइम्स होगा, यानी n बार होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, NA हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, इस एप्लीकेशन को भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा nth टर्म ऑफ सीरीज आपको दे दी है, nth टर्म ऑफ सीरीज आपको दे दी है। ये हमने मान लिया कि Tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये सीरीज आपको दे दी है। अब यदि आपको यहाँ से T1 निकालना है तो n की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए जो T1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम फॉर n इक्वल टू 2 के लिए बात करेंगे तो ये T2 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 और प्लस सी, और इसे अपने ब्रेक करना चाहें तो और भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से 3 के लिए भी हो जाएगा, इसी तरह से T3 के लिए भी आप कर सकते हैं। तो फॉर ये हो जाएगा n इक्वल टू 3, तो यहाँ से T3 की बात करेंगे तो a इंटू 3 स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 और प्लस सी। अब सपोज कर लीजिएगा यदि इन सभी टर्म्स को जोड़ दिया जाए, सभी टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो आप यहाँ से देखेंगे, देखिएगा a बराबर हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन ऐसे ही आएगा। यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से एंड सो ऑन नीचे और भी हम लोग ले लेते हैं, Tn तक ले लेंगे, Tn तक जो भी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो Tn तक क्या वैल्यू निकल के आएगी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, इसी को लेकर के तो वैसे हमने आगे बढ़ाई था। अब यहाँ पर टोटल इसे यदि Sn कर दिया जाए, Sn इक्वल टू टोटल का सम कर दिया जाए तो Sn इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले में आपका a कॉमन हो रहा है, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन, ये n का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब b के साथ देखिएगा, प्लस b के साथ में 1 प्लस 2 प्लस एन सो ऑन प्लस n तक चला जा रहा है। प्लस अब c के साथ में देखेंगे तो c प्लस c, ये कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। चलिए यहां से और यदि से हम ब्रेक करना चाहें तो इसे हम क्या कर सकते हैं, Sn इक्वल टू यदि लिखना चाहें तो ये आपका क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो रहा है a समेशन n स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा b समेशन, और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और प्लस इसे लिखना चाहें तो समेशन c लिखा जा सकता है। यानी जो Tn था आप देख रहे हैं कि Tn में यदि हम इसका कांस्टेंट टर्म बाहर करके सब पर समेशन लगा दें तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ से देख ले रहे हैं और इसे आराम से ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो मेथड ऑफ डिफरेंस पर थोड़ा सा बात करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस पर बात करते हैं। इस डिफरेंस में क्या होता है, जैसे एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, है ना, ये चीज़ें निकल के आती हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, वो मेथड ऑफ डिफरेंस पर बात करेंगे। चलिए क्या होता है मेथड ऑफ डिफरेंस।
क्वेश्चन शीट, सम रिजल्ट्स और एग्जाम्पल शीट इसकी आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग जो ऐसे करना शुरू करिएगा। एग्जाम्पल शीट को जो प्रॉब्लम आया करे मेरे व्हाट्सएप पर भी इन्फॉर्म कर दिया करिए। भाई सॉल्यूशन तो भेज ही दिया जाता है, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो इसे इन्फॉर्म करिए आप लोग, ठीक है। हाँ, उसमें कोई झिझक नहीं करनी है। हाँ चलिए, सीरीज यहाँ पर हम लोग सीरीज हमने ये ले ली कि हमारे पास कोई सीरीज है 3 + 7 + 14 और +24 +37 प्लस एन सोन, ये आपने ले ली एन टर्म्स तक। ये आपने ले ली, वो कितनी ले ली, एन टर्म्स ले ली, ये सीरीज है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कहा जा रहा है डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। लगातार टर्म से उनका डिफरेंस ले लीजिए, यानी 7 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 24 से 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 37 से 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड सो ऑन, और भी आपका होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 4 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर 10 मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 मिलेगा। यानी ये मिल रही है, ये आपको क्या मिल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है। यदि इसे दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही डी 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 मिलेगा बस, है ना, यानी कांस्टेंट जो होगा वैल्यू वो मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एस इक्वल टू यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 3 ले लिया, +7 ले लिया, +14 ले लिया, +24 +37 और प्लस एन सो ऑन, ये nth टर्म ले लिया जिसे आपने डिनोट कर दिया tn से। चलिए दूसरा टर्म हमने यहाँ पर s ले लिया, इसे हमने और चेंज यहाँ से क्या किया, यहाँ 3 कर दिया हमने, यानी आगे बढ़ा के यहाँ पर 7 टर्म आएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगी, यहाँ पर 24 आएगी, +37 आएगी, प्लस एन सो ऑन। इसके नीचे आएगी तो वो तो tn-1 आएगी और tn आपका यहाँ पर आएगा। अब इसमें से हम घटा दें, है ना, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या होगा, यदि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग में ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, प्लस यहाँ से हमारे पास 4 बचेगा, +7 बचेगा, +10 बचेगा, +13 बचेगा, प्लस एंड सो ऑन। ये बचेगा कहाँ तक, यहाँ तक लास्ट में जाएगा, तो ये tn - t, ये n-1, ये यहाँ तक बचेगा, ये बचा हमारे पास टर्म जो आ रही है, ये बचेगी, और लास्ट में जो हो जाएगा ये tn आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ से देखिएगा जितने ये टर्म्स हो रहे हैं हमारे पास, इन टर्म्स का वो तो क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो इसे सम कर दीजिए, tn को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये tn हो जाएगा इक्वल टू ये 3 हो गया, प्लस टोटल टर्म इसमें n-1 बन रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास n-1/2, और ये होगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, और इसमें जो टर्म हो रहे हैं वो आपके कितने हो रहे हैं, n-1, तो n-1 तो n-2 हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस ये हो जाएगा n-2, और डिफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इस तरह से यहाँ से अब हम tn की बात करेंगे तो tn कितना हो रहा है, ये tn हो जाएगा आपके पास 1/3, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3n², 2 से ये हो जाएगा, ठीक, 3n² हो जाएगा, और यहाँ से ये 1/2 आएगा आगे, और 3n² होगा, माइनस ये आपके पास आ जाएगा, ये n आएगा और +4 आएगा, ये हो गया। इधर एसएन की बात करेंगे तो वही समेशन आप लगाते हुए चले जाएंगे, जैसे आपने एप्लीकेशन में पीछे आपने पढ़ा है उस तरह से आप समेशन लगाते हुए से आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो कुछ नोट पर बात करते हैं, कुछ नोट पर हम लोग बात करते हैं, समझाते हैं क्या होता है, नोट पर बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और नोट वैसे ही आप लोगों के पास भेज दिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि यदि ABC आर इन GP, ABC यदि GP में है, जो ABC हैं ये किस में है, GP में है, GP में है तो इनमें एक रिलेशन आपका हो जाता है, क्या रिलेशन होता है कि ये B/A इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये होगा C/B। अब इसमें वही कंपोनेंट एंड डिपेंडेंटों की बात करते हैं,
कि यदि हमने क्या कर दिया, ए को, ये बी है ना, ए में से ऊपर हमने घटा दिया तो नीचे घटाएंगे, वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा, है ना। तो वो बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। ये हमने लिख करके भेज भी दिए हैं आप लोगों के पास, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसे ही nth टर्म के लिए भी आप लोग ले सकते हैं, जीपी है ना। तो ये सब चीज़ें जो नोट में आपको वहाँ पर लिख के भेजे हैं, इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म करिए, कोई चीज़ यदि उसमें समझ में नहीं आती है तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। पूरा वही चीज़ आपकी जो मैक्सिमम चीज़ें उसमें वही इन्वॉल्व हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ा दी गई हैं, अलग से और कोई कुछ ऐसी चीज़ कोई विशेष इन्वॉल्व नहीं है। तो अच्छे से आप लोग इन सब चीज़ों को तैयार करते हुए आगे बढ़िएगा। जीपी की भी हम बात करेंगे। जीपी में जैसे हमने आपको बताया, कई चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, है ना, कि जैसे टर्म हो गई, जीपी है कोई, जीपी जैसे ए आर, है ना, और फिर आपके पास और हो गया ए आर स्क्वायर, यदि इसकी रेसिप्रोकल्स कर दिए जाएं, यानी ए 1/AR 1/AR स्क्वायर, फिर देखेंगे फिर भी हो सकता है आपको जीपी ही मिले, कॉमन रेशियो उसका रेसिप्रोकल मिले, है ना। ये चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको नोट में और ये प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखवा दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं पर ऑफ होती है। थैंक यू। और जीपी आपका चैप्टर भी आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। ओके।